हेलो एवरीवन। एसबीआई ने इस साल की शुरुआत से ही हमको सरप्राइज करता रहा है, एसबीआई हमेशा ही। और पीओ का जो नोटिफिकेशन था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, फिर उसके बाद एकदम से एग्जाम होना ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो अब हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसबीआई के ट्रेंड को समझते हुए, यानी कि सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया के सरप्राइजेस को मद्देनजर रखते हुए, जो आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन। एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है ये आने को है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसी भी उम्मीद है कि जब आएगा तो अच्छी खासी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। और वैसे भी अगर मैं पिछले 2 सालों का भी अगर डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं तो लगभग 9,000 वैकेंसीज 23-24 वाले टाइम पर थी, और 14,000 के आसपास वैकेंसीज हमारी इस साल देखने को मिली थी, मतलब जो अभी नोटिफिकेशन आया था। तो अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर हमें अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। अब पीओ का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है थोड़े अच्छे खासे लेवल का होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं कि चलो नहीं भरते हैं, अपना चांस नहीं गवाते हैं, नहीं भरते हैं क्योंकि तैयारी उस लेवल की नहीं है। बट क्लर्क का एग्ज़ाम जो है, अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगे हुए हैं और अभी थोड़े दिनों पहले भी अगर आपने अपनी तैयारी को शुरू करा है, या कुछ लंबे समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ कोई टॉपिक रह गया है, तो ये वो समय है जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम में अपनी जगह बना सकते हैं, यानी कि एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं और आपने पीओ का फॉर्म भी नहीं फिल करा है, तो मैं आप लोग के साथ एसबीआई क्लर्क के लिए एज क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ क्या था पिछले साल का, सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये एग्ज़ाम डुएबल है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा पीओ का पेपर देगा वो क्लर्क का भी पेपर देगा। तो आपको टॉप नॉच होना पड़ेगा, आपको नंबर 1 बनना पड़ेगा, जो कि अभी आपके पास वक्त है, आप बन सकते हैं और यहाँ पर अपने लिए एक जगह पक्की कर सकते हैं। आइए ज़रा शुरू करती हूँ यहाँ से आप लोग के साथ डिटेल में सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना। सबसे पहले तो हम लोग एक बार एज ही देख लेते हैं। मैं जनरल के बारे में अगर बताऊँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कम से कम उम्र जो है वो 20 साल और मैक्स टू मैक्स उम्र जो है वो आपकी 28 साल होनी चाहिए। अब इसके भी ना कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, अब जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम इन डेट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे, क्योंकि डेट्स जो है नोटिफिकेशन में ही होती हैं कि इस डेट के पहले अगर आपका बर्थडे है तो आप एलिजिबल नहीं है, और इसके बाद अगर आपका बर्थडे है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेयर मिनिमम आप ये मानकर चलिएगा कि आपकी जो जनरल की एज है वो कम से कम 28 साल और बेयर मिनिमम और मैक्स टू मैक्स आपकी कम से कम आपकी 20 साल और मैक्स टू मैक्स आपकी 28 साल होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज के हिसाब से थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को तो यही रहता है कि मैम मैं तो साइंस साइड का स्टूडेंट हूं, क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूं, ये तो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपने कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल हैं। बस याद रखें कि आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसमें बेयर मिनिमम परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरियन नहीं है। ठीक है, आपने बस ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड दैट इज इट, खत्म, बस उतना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एक स्पेसिफिक डेट आएगी कि अगर आपका रिजल्ट इस तारीख तक आ चुका है या आ जाएगा तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो डेट हम तभी बताएंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपने साइंस से पढ़ाई कर रखी है, किसी भी साइड से अगर आप पढ़ रखे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बस दैट इज इट, खत्म, उतना ही चाहिए। आगे पहुंचते हुए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स, ये 3 हमारे ऐसे क्या बोलना चाहिए मुझे, सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं प्री निकालने के लिए। पर अच्छी बात यहाँ पर ये होती है बच्चों कि एक तो इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, बेयर मिनिमम आपको इंग्लिश, रीजनिंग या क्वांट्स का कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर करना होता। और जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, तो उसमें भी आपको प्री के मार्क्स इंक्लूड आपके नहीं करे जाते हैं, सिर्फ आपके मेंस के मार्क इंक्लूड करे जाते हैं। इसके पहले मैं और आपको बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम केवल 2 स्टेजेस में होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पर ही बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं होता। प्री में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 30
नंबर के होते हैं। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सेक्शनल टाइमिंग ज़रूर होता है बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। अगर मैं मेंस के पैटर्न की बात कर लूँ तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी नहीं आता, याद रखना। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है। डीआई के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मतलब मैथ्स के बेसिकली, और जीए के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर होता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि पैटर्न बदलने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो ये जो पैटर्न मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये पिछले जो नोटिफिकेशन आया है 2025 में ही आया था वैसे तो ये नोटिफिकेशन 2025 में आया था जनवरी के टाइम पर, ये उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अभी जब आगे नोटिफिकेशन आएगा वैसे तो चांसेस कम है कि ये पैटर्न बदले, पर अगर बदला तो हम तभी नोटिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल यही पैटर्न है, आपको इसी के बेसिस पर चलना है। पीओ का पैटर्न बदला था, क्लर्क का नहीं बदला था। आगे पहुंच जाओ जरा। आप लोगों को, चाहे आप कोई भी बैंक का एग्जाम देने वाले हैं, आपको केवल 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स। ये प्री के लिए हैं। मेंस में आपको जीए भी पढ़ना होता है। कंप्यूटर का कोई एज सच बहुत बड़ा रोल नहीं होता है आपके पेपर में। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं तो बात बन जाएगी, ठीक है। आरआरबीज वगैरह में ज़्यादा रोल रहता है वैसे कंप्यूटर्स का। ये वो सारे टॉपिक्स हैं बेटा जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स पर आपकी कमांड जो है वो होनी चाहिए, खासकर ये 2 टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ से आपका 20 से 25 मार्क्स का जो सेक्शन है वो आपका यही इन्हीं से पूरा हो जाता है, ठीक है, इन्हीं दोनों टॉपिक से। बाकी यहाँ से भी 3 नंबर के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन बन जाते हैं लगभग, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट दीज 3 टॉपिक्स, ये आपके मेंस में ही पूछ जाते हैं, प्री में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको प्री के लिए तैयार करने होंगे रीजनिंग में। टॉकिंग अबाउट क्वांट्स में आपको कैलकुलेशंस पर काफ़ी अच्छा सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स काफ़ी रेलिवेंट हो जाते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक के भी 10 क्वेश्चन आते ही हैं, और अरिथमेटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, परसेंटेज, रेशियो, इन पर अगर आपकी कमांड है, एवरेज पर अगर आपकी कमांड है, तो फिर आपके लिए डीआई सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। और जो डीआई होता है वो बार, लाइन, पाई, मिक्स कैसा भी आ सकता है, ठीक है। और लेकिन याद रखना कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन से आ जाते हैं, तो इसके लिए भी बेटर है, मतलब ज़रूरी है, बेटर क्या है, ज़रूरी है कि आपको इन टॉपिक्स पर, इनफैक्ट इन 4 टॉपिक्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, राइट। फिर आपके लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ऐसे वेटेज को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसान होगा आगे पेपर को क्रैक करना और पेपर पर अपनी पकड़ बनाना। देखो सिलेबस तो यही है, सब लोगों को यही पढ़ना है, पर हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो हमें हर एक टॉपिक पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज इधर ज़्यादा है, ठीक है ना। आगे टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ग्रामर पढ़ना है, हाँ भाई पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर के बेसिस पर हमें कई तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ग्रामर के बेसिस पर कर लेते हैं। एरर डिटेक्शन तो करते ही हैं ग्रामर के बेसिस पर, लेकिन इसके अलावा भी हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट केवल ग्रामर से बात नहीं बनेगी। अगर आप मेरी सुने, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश पढ़ा रही हूँ पिछले कम से कम 7 सालों से, तो वोकैबुलरी पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। एसबीआई एक ट्रेंड सेटर ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जब हम पेपर की बात करते हैं तो एसबीआई एक ट्रेंड सेटर कहलाया जाता है, क्योंकि एसबीआई में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा अलग होता है, आईबीपीएस से बेटर होता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी में भी ऐसे नॉर्मल वर्ड्स नहीं, थोड़े हाई स्टैंडर्ड वर्ड्स आपको याद करने होंगे, जो आपको मिल जाते हैं द हिंदू के एडिटोरियल में। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर द हिंदू को रीड करते हैं ना, तो आपका कॉम्प्रहेंशन भी अच्छा होता है, जो कि होना चाहिए, हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप जो है वो क्लोज टेस्ट करेंगे जिसके 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। पहले 10 आया करते थे, अब 6 से 7 का ट्रेंड हो गया है, ठीक है। आप इसके बेसिस पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। कहाँ चला गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस, ये रहा, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो लगभग 5 मार्क्स का आता है, 3 से 5 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यही हमारे पेपर का वेटेज है। तो ग्रामर पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी के लिए अगर आप कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए वोकैबुलरी और रीडिंग, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको रोज करनी है, ज़्यादा समय नहीं लगता। आप लोग कम से कम 20 मिनट दो वोकैबुलरी को, ठीक है, और कम से कम 20 मिनट आप लोग को देनी है अपनी रीडिंग को। एक साथ नहीं देना, कोई बात नहीं, बट अलग अलग बैठ, मतलब कभी सुबह कभी शाम, ऐसे करके आपको ये टाइम ज़रूर अपना डिवोट करना है इंग्लिश में, रीजनिंग, अपनी वोकैबुलरी और रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप खुद से इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कैसे करना है, तो फिर
बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर ही सुबह 8 बजे आप मेरे साथ बैठकर चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, तरीके से दिल से पढ़ना शुरू करो, यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं। जीए जो है वो हमारा मेंस का पार्ट है, मेंस में आता है, और जीए में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको करना पड़ता है, बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आते हैं। सॉर्टेड है, आगे पहुंच जाओ। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि प्री का कट ऑफ क्या था। इस बार जो पेपर हुआ था, अभी इसका फाइनल रिजल्ट आया कुछ टाइम पहले, पिछले महीने इनफैक्ट। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कि प्री का कट ऑफ क्या था तो ज़रा वो देख लेते हैं। अगर मैं ये स्टेट वाइज आता है तो मैंने यहाँ वेस्ट बंगाल तक का लिख रखा है। 68.75 आंध्र प्रदेश का था, अरुणाचल प्रदेश का भी सेम था। मैक्सिमम जो गया था वो 68 पॉइंट ये है, कर्नाटका का है 72.5। बाकी डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर कि कट ऑफ क्या जाएगा। बट हम एक बेयर मिनिमम अपने एंड से जो चीज़ें करके रख सकते हैं इस पे क्लर्क के लिए, वो ये है कि हम ये कोशिश करें कि जब हम मॉक लगाएं तो मॉक में हमारा जो स्कोर है वो 60 से 70 या 75 के बीच आना चाहिए। अगर हम इतना कर पा रहे हैं, ये टफ है, ये बहुत टफ है, यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट क्या ये अचीवेबल है? हाँ, ये अचीवेबल है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। हाँ, पिछले साल भी करा है बच्चों ने अच्छा खासा, और इसके पहले भी करा है। देखो, रीजनिंग और क्वांट्स में कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा होता है जो कई बार खेल जाता है, या तो क्वांट्स मुश्किल आ जाएगा या रीजनिंग मुश्किल आ जाएगी, बट इंग्लिश हमेशा हमारी सेवियर होती है। तो अगर हम बेयर मिनिमम वोकैबुलरी पढ़ के चल रहे हैं और रीडिंग रोज करके चल रहे हैं तो इंग्लिश में खासकर क्लर्क लेवल पर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना प्री में बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बहुत इजीली करे जा सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को तो हमारा जो कट ऑफ है वो हम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। 70 नंबर तो हमें लाने ही हैं, हम अपना जो टारगेट है वो यही बनाकर चलेंगे। ठीक है, इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें इस समय, तो आप ज़्यादा भी नहीं तो आप ये मानकर चलो कि आपके हाथ में कम से कम नोटिफिकेशन आएगा अभी। ठीक है, और आपको फॉर्म फिलिंग का टाइम दिया जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो बेयर मिनिमम 2 महीने का समय आपके पास है। 2 महीने का मतलब है कि आपके पास 60 डेज हैं बेटा। ठीक है, और ये 60 डेज आपकी मुट्ठी में है, समझ लो। अगर आपका फोकस इस समय पीओ पर नहीं है तो आप इस पर अपना फोकस लगाओ, क्योंकि आपको रिजल्ट देकर जाएगा। आपको करना क्या है, आपको रोज डेली बेसिस पर सबसे पहले तो यार ये 8 बजे वाला सेशन फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि बीच बीच में जब आपको डीमोटिवेशन होगा ना तो वो मोटिवेशन आपको यहाँ से मिलेगा। और इसी में रेगुलर बेसिस पर मैं आपको टास्क दे रही होती हूँ, डेली बेसिस पर मैं आपको टास्क देती हूँ कि बेटा आज आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप उस टास्क को भी फॉलो करते चलोगे, सिर्फ उसको भी फॉलो करते चलोगे, तो आपका मैक्सिमम कोर्स वहीं से कवर हो जाना है। मैक्सिमम आपका जो दिक्कत वाला सेक्शन है ना वो आपका वहीं से पूरा हो जाएगा। खैर, अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना है, आपका जो डीआई है, ठीक है, और क्वांट्स में परसेंटेज का टॉपिक है, आपका एवरेज का टॉपिक है, ठीक है, आपका पजल्स हैं, ठीक है, और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है। ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर जिनका वेटेज पेपर में ज़्यादा है। इंग्लिश में खासकर वोकैबुलरी है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो इन चीज़ों पर आपको रेगुलर बेसिस पर काम करना है, ऑन अ डेली बेसिस। मतलब आपका नाश्ता छूट रहा है, खाना छूट रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का मतलब सेक्रीफाइस होता है भाई। आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलेगा, बस ये मुझे पता है। आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहां पर आकर बैठो, ताकि आपको ये पता हो कि क्या मैम कैसे करवाती हैं। अगर आप बेयर मिनिमम अभी से भी शुरू करोगे, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो और अभी से डेडिकेशन के साथ बिल्कुल एकदम शुरू कर दोगे अब तैयारी, तो ये 60 दिन भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है, ये 60 डेज भी मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए, आपकी जगह बनवाने के लिए आपके एग्जाम में। वैकेंसीज अच्छी आएंगी उम्मीद है, पर कब नोटिफिकेशन आ जाए ये नहीं पता। तो वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा तो पेपर निकलेगा, फिर नहीं निकलता पेपर। मैं आज बोल रही हूँ, आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है बट ये सच है, नहीं निकलेगा पेपर अगर तब तैयारी शुरू करोगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज से तैयारी शुरू कर दोगे, बात बन जाएगी। ठीक है, और बात बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम गधे घोड़े नहीं है जो बस भाग रहे हैं, हम वो हैं जो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं। एम आई राइट? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी। ठीक है, बस ये वो सेशन है जिसको मैं आपको बोल रही हूँ फॉलो करने के लिए। वर्ल्ड ऑफ विनर्स का पार्ट बन जाओ,
अच्छे से तरीके से दिल लगाकर पढ़ाई करो। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, रीच आउट टू मी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, राइट। इसी के साथ अगर आपको इंग्लिश में और अच्छे तरीके से पढ़ना है, रूट वर्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो वो आप इधर से मेरे साथ यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। और बैंक महापैक में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए हर एक पर्टिकुलर एग्जाम की। और खासकर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय एसबीआई क्लर्क की, तो ये बच्चों आपका एसबीआई क्लर्क का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको प्री से लेकर मेंस तक का कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीएस सब के लिए, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए रेलिवेंट रहने वाला है। तो ये हाईली हाईली सजेस्टेड है, आप इसमें जरूर जरूर एनरोल कर लीजिएगा अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है। प्लस कुछ और भी रनिंग बैचेस हैं, यहाँ पर आप लोगों को खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक कॉम्बो, जहां पर आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ऑल राइट देन, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या क्वेश्चन आता है, लेट मी नो देयर इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। पढ़ते रहो शिद्दत के साथ, और रात को जब सोने जाओ तो दिल में सुकून होना चाहिए कि मैंने आज को सफल कर लिया। अगर आप अपने आज को सफल कर लोगे ना, कल वैसे ही सफल हो जाएगा। थैंक यू, सी यू गाइस टुमारो एट 8 AM। बाय बाय।